प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता बादल राग भाग 6 लेकर प्रस्तुत हुआ। तो आइए कविता की व्याख्या एवं पाठन से पहले कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता बादल राग भाग 6 में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पावस ऋतु में झूमते हुए बादलों के सौंदर्य का सजीव वर्णन किया है। इस कविता में निराला जी ने प्रकृति के अंग अंग में सुकुमार्य और सौंदर्य के दर्शन कराए हैं। निराला जी अन्य छायावादी कवियों से इस दृष्टि से भिन्न है क्योंकि इनकी कविताओं में कोमलता के साथ साथ ओज और पौरुष का भाव भी बना रहता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को बादल बहुत प्रिय रहे हैं और इसका सर्वाधिक सशक्त प्रमाण यह है कि उन्होंने बादल विषय पर ही अनेक कविताओं की रचना की है। प्रस्तुत कविता में निराला जी आकाश पर छारे बादलों को विदाई देते हुए अपनी लोक कल्यात्मक दृष्टि का भी भरपूर परिचय देते हैं। तो आइए कविता की पठन एवं व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। मैंने व्याख्या के लिए कविता को कुछ टुकड़ों में विभक्त किया है ताकि पाठकों को समझने में आसानी हो एवं पंक्तियों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को मैंने लाल रंग से दर्शाया है एवं उनके अर्थों को ठीक दाहिने ओर नीले रंग से दर्शाया, जो कि आप लोगों के समक्ष स्पष्ट रूप से दर्शित है। तो आइए कविता की ओर बढ़ते हैं। तीरती है शमीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रन तरी भरी आकांक्षाओं से घर भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल फिर। तो आइए प्रस्तुत पंक्ति के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित कविता बादल राग भाग 6 से लिया गया है। इन पंक्तियों में निराला जी वर्तमान युग के संघर्ष को देखकर बादल राग के बहाने अपनी मनोभावनाओं को चित्रित कर रहे हैं। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। यहां निराला जी कहते हैं कि हे बादल, तेरे भीषण युद्ध की नौका अपनी अभिलाषाओं से परिपूर्ण होकर अर्थात चंचल होकर इस प्रकार तैर रही है जैसे शांत समुद्र के वक्ष स्थल पर पवन प्रसारित होती है, अथवा क्षणिक सुखों पर दुख की प्रतीक्षा वर्तमान रहती है, या संसार के दुखपूर्ण हृदय पर दया रहित विद्रोह की प्रलय करने वाली माया व्याप्त होती है। युद्ध में बजने वाले बाजे की घोर गर्जना अर्थात बादल गर्जन सुनकर शताब्दियों से सोए हुए अंकुर पृथ्वी के हृदय में नवीन जीवन की उच्च आकांक्षाओं को लेकर ऊंचा मस्तक किए हुए ऊपर की ओर देख रहे हैं। अर्थात यह नवीन युग के क्रांतिकारी बादल बार बार क्रांति के लिए ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन पंक्तियों के हम विशेष की बात करें तो
यहाँ निराला जी प्रकृति का वर्णन करते हुए मुक्त छंद एवं संस्कृत तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किए हैं। एवं अलंकार की बात करें तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश रूपक मानवीकरण एवं ध्वनि साम्य अलंकार देखने को मिलते हैं। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। बार बार गर्जन वर्षन है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, असनी पात से शायित उन्नत शत शत वीर। छत विछत हत अचल शरीर। तो आइए गगन स्पर्धा धीर। तो आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी बादलों द्वारा होने वाले मूसलाधार भयानक वर्षा का वर्णन कर रहे हैं। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। यहाँ निराला जी कह रहे हैं कि बार बार बादलों की गर्जना के साथ मूसलाधार वर्षा हो रही है तथा बादलों की वज्र जैसे हुंकार को सुनकर संपूर्ण विश्व भयभीत होकर हृदय को थाम लेता है। बिजली के गिरने व टूटने से सैकड़ों सोए हुए वीर घायल एवं रुंज मुंड शरीर वाले अर्थात दुबले पतले शरीर वाले होकर भी आकाश छूने की होड़ करते हैं। निराला जी कहते हैं कि अशांत एवं क्रांतिपूर्ण युग में मानव आपत्तियों से ग्रसित होने पर भी उन्नति के पथ पर अग्रसर होने का प्रयत्न करते हैं। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश तथा शभंग पदयमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, शस्य अपार। हिल हिल खिल खिल हाथ मिलाते, तुझे बुलाते। विप्लव रव से छोटे हैं शोभा पाते। तो आइए पंक्तियों की प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ निराला जी ने कहा है कि उच्च वर्ग के संहार तथा असमानता को समाप्त करने के लिए ही क्रांति होती है, जिसे निम्न वर्ग को इसका लाभ सदैव होता है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी कहते हैं कि क्रांति के युग में ये धान आदि के लहराते हुए छोटे छोटे तथा भार से युक्त पौधे खिलखिलाकर हंसते हैं तथा हाथ हिलाते हैं। पवन की गति से जैसे पौधे चंचल हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे वे तुमको अर्थात मानव को ही बुलाते हैं, अर्थात क्रांति का आह्वान करते हैं। सत्य तो यह है कि क्रांति का यह कोलाहल निम्न वर्ग को ही सुशोभित करता है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, मानवीकरण तथा ध्वनिसाम्य अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छकता नीर,
रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में निराला जी ने बादलों के भयानक रूप का वर्णन किया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहां निराला जी कहते हैं कि इन उच्च वर्ग के ऊंचे भवन अट्टालिका अर्थात महल व बंगले नहीं है, अपितु यह आतंक का भवन है। ये निर्धन एवं क्षुद्र जीवों को त्रसित करने और उन्हें भयभीत करने वाले हैं। परंतु सदैव जहां कीचड़ अर्थात जहां वास है वहीं पर विद्रोह का जल प्लावन होता है। जिस प्रकार छोटे से बच्चे का कोमल मुख रोग तथा शोक के समय भी हंसता रहता है, वैसे ही यह बेचारे शरीर वाले लोग तो सुख दुख में समान ही बने रहते हैं। इनका हृदय पवित्र एवं स्वच्छ होता है। इन पंक्तियों में हम अगर विशेष की बात करें तो यहाँ प्रकृति के भयानक रूप का वर्णन हुआ है तथा मुक्तक छंद एवं संस्कृत तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। यहाँ अलंकार की बात करें तो अनुप्रास, अपहूति, अर्थान्यास तथा ध्वनि साम्य अलंकार द्रष्टव्य है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन सुख ढांप रहे हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ए विप्लव के वीर चूस लिया है उसका सार, हार मात्र ही है आधार ये जीवन के पारावार। आइए तो प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ निराला जी आम लोगों को बादल के बहाने उच्च वर्ग के खिलाफ विद्रोह की प्रेरणा दे रहे हैं। तो आइए व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी कहते हैं कि यह धनवान लोग जिनके कोष का मुंह बंद है, दान देना जानते ही नहीं, फिर भी ये असंतोषी है। कोमलांगियों अर्थात स्त्रियों के अंगोलों अर्थात सीने से लिपटे हुए ये भारतीय लोग ऐश्वर्य में मग्न है। वे आतंक की गोद में पड़े हुए भयभीत हो रहे हैं। बादलों की वज्र जैसी गर्जना को सुनकर भयभीत हुए ये अपने नेत्र और मुंह को ढक रहे हैं। निराला जी पुनः कहते हैं कि अरे ओ क्रांति के वीर बादल, तुझे आज व्याकुल कृषक बुला रहे हैं, जिसकी भुजाएं तथा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, जिसमें हड्डियों का ढांचा मात्र ही रह गया है, वह आज तुम्हें क्रांति के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इन पंक्तियों में हम अगर विशेष की बात करें तो यहाँ निराला जी ने प्रकृति के भयानक रूप का वर्णन करते हुए मुक्तक छंद और संस्कृत तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया है एवं पंक्तियों में अनुप्रास रूपक उपमा तथा ध्वनिसाम्य अलंकार भी देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कितने ही सुंदरता के साथ कवि ने यहाँ बादलों का मानवीकरण करते हुए अपनी बातों को पाठकों के समक्ष रखा है।
अंततः आप देख सकते हैं कि निराला जी की बड़ी ही सुंदरता के साथ अपनी मनोभावनाओं को प्रस्तुत किया है। विद्रोही कवि निराला जिन्हें बादलों के माध्यम से दबे कुचले गरीब एवं किसानों को आह्वान करते हुए कहते हैं कि अब तुम्हें इन शोषकों को विद्रोह को कुचल देना है, इनके खिलाफ तुम्हें विद्रोह करना है। यह निराला जी ने बादलों को विद्रोही की संज्ञा देते हुए कहते हैं कि अब देश के निम्न वर्ग को जाग जाना चाहिए, तभी समाज में क्रांति आ सकती है। तो अंततः मैं आशा करूंगा कि आज का मेरा यह व्याख्या आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो, एवं साथ ही गुजारिश है कि आप लोग मेरे इस चैनल को कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि नए नए विषय को लेकर आप लोगों के समक्ष, आप लोगों की सेवा में फिर से हाजिर हो सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।